तो दोस्तों अभी चाइना के टियानजिन शहर में एससीओ मीटिंग संपन्न हुआ है। हम ये तलाशने की कोशिश करेंगे कि अगर इस एससीओ मीटिंग का कोई आउटकम निकलता है तो इंजीनियर को क्या बेनिफिट होने वाला है और कंट्री को क्या बेनिफिट होने वाला है। बेसिक जान जाइए कि जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका 10 परमानेंट मेंबर है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी है। अब बाकी जो भी मेंबर है वो चाइना और रसिया के इन्फ्लुएंस का है। ठीक है, बेसिकली ये मेंबर वो ओनरशिप करता है चाइना और रसिया। ठीक है, इसमें इस साल अफ़गानिस्तान को ऑब्जर्वर बनाया गया था, अफ़गानिस्तान और मंगोलिया को। 10th मेंबर इसका बेलारूस है और 14 ऐसे कंट्री को भी बुलाया गया जो कि एज ए डायलॉग पार्टनर्स थे। ठीक है, मतलब बिजनेस का अगर एक्सपेंशन 10 तो प्राइमरी मेंबर हो गया। ठीक है, ऑब्जर्वर कंट्री को इसलिए बुलाया जाता है जो कि अफ़गानिस्तान और मंगोलिया है। आगे कुछ दिनों के अंदर में वो हो सकता है उनका एंट्री हो। और जो डायलॉग के लिए जो कंट्री को बुलाया जाता है, तो अगर ये सभी बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं तो वो 14 आने वाला कंट्री जो है ये जिनको बुलाया गया उसके साथ कोलेब्रेशन हो। ठीक है, उतना डीप में हम नहीं जाएंगे। हम इस डायरेक्टली ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो अभी जितना भी मीडिया आप देख रहे होंगे सभी जगह ऐसा चल रहा है कि बहुत हमारे प्राइम मिनिस्टर पुतिन साहब से बहुत गर्मजोशी से मिले। चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग को जो है सो हाथ पकड़ के और बहुत अच्छा से मिले। रशियन प्रेसिडेंट को हाथ पकड़ के चाइना के प्रेसिडेंट से मिलाना, इस ढंग का बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव था इसमें, नो डाउट। बहुत सारा ट्रेनिंग भी होता है प्रीमियर्स को कैसे क्या करना है, बहुत गर्मजोशी से रहा। और ये जो बॉडी लैंग्वेज है उसको लेके अमेरिका को भी लपेटा गया कि अब ट्रम्प जो है सो डरा हुआ है, ये है वो है, बहुत सारा चीज़। ठीक है, मुद्दे की बात आता है सबसे एक म्यांमार भी इसका मेंबर कंट्री है। म्यांमार से क्या बात होता है, कनेक्टिविटी को और बढ़ाएंगे। देखिए, कनेक्टिविटी को और बढ़ाएंगे का मतलब सीधा सा है कि जो हमारा अभी पोर्ट बन रहा है रखाइन में, म्यांमार का पश्चिमी तट जो है वो हमारे मणिपुर से बहुत कनेक्टेड है। ठीक है, मणिपुर को सामान देने के लिए या तो हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को यूज करते हैं और घूम के मणिपुर पहुंचता है काफ़ी दिन में, और या एयर से डायरेक्ट डाल सकते हैं जो कि कॉस्टली होगा। शिप से सबसे सस्ता होता है, तो शिप से हमारा सामान पहले रखाइन में बन रहा है बंदरगाह तक पहुंचेगा। वहाँ से रोड डेवलप हो रहा है मेरे हिसाब से 100 किलोमीटर का, जो कि मणिपुर के अंदर में जाएगा। ठीक है, तो कनेक्टिविटी का इसलिए बातचीत हो रहा है। यहाँ हमारा इंजीनियर्स का क्या स्कोप होता है, जो सामान इंडिया से इकट्ठा किया जाता है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, रोड रेलवे से हमारा इंडिया के ईस्टर्न पोर्ट पर खास करके पारादीप में पहुंचेगा। और उधर ईस्टर्न साइड का एक दो और पोर्ट है वहाँ पहुँचाने का। पारादीप अधिक एक्टिव पोर्ट है। पारादीप से वो शिप से म्यांमार का रखाइन पोर्ट जो उधर बन रहा है, मैं नाम भूल गया हूँ, वहाँ तक पहुँचेगा। वहाँ से लैंड मार्च से जाएगा। ठीक है, म्यांमार के अंदर में जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है अभी कौन कर रहा है मालूम नहीं, लेकिन मोस्टली इंडिया का कंट्री का अगर बात करते हैं तो एल&टी है, के ट्रांसमिशन लाइन का काम है, एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ साथ सिंप्लेक्स राइट्स वगैरह भी रहता है। ये सभी पोर्ट्स भी डेवलप करता है। ठीक है, वहाँ का पोर्ट्स भी डेवलप कर रहे होंगे, अभी खोजना पड़ेगा कि कौन कर रहा है। पारादीप पोर्ट ऑलरेडी डेवलप है। इंडिया का सरफेस ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी डेवलप है। इंडिया में जॉब आपके लिए क्रिएट नहीं होने वाला है, कुछ जॉब ऐसा ज़रूर आएगा कि जब वो म्यांमार का पोर्ट ऑपरेशनल होगा तो ईस्टर्न साइड में टैंक फार्म और वेयर हाउसेस बनेगा। ठीक है, इससे अधिक बनने का चांसेस नहीं है। और ये चूँकि वो ये प्रोजेक्ट चल रहा है काफ़ी दिनों से, तो अभी ये मिडवे है, तो स्टाफ का रिक्रूटमेंट हो चुका होगा। अब आते हैं चाइना पर। चाइना पर दो चीज़ को लेकर बात होता है, कई सारा बात है। एक्सचेंजेस का भी बात है जिसमें मेनली कल्चरल एक्सचेंजेस है। दो बात है, बॉर्डर
का डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, जो कि आज तक नहीं हुआ है। अरुणाचल वैसा फंसा हुआ है, अक्साई चीन वैसा फंसा हुआ है। चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो कुछ कंट्री को कनेक्ट करती है, वो हमारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके थ्रू होकर निकल के कराची बंदरगाह तक जाते हैं। ठीक है, तो वो उसको क्या रिजॉल्व करेंगे? चाइना का हेवी इन्वेस्टमेंट है उसमें, और बहुत सारा डिस्प्यूट भी आया है जिसके कारण वो प्रोजेक्ट डिस्टर्ब भी हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का डिस्प्यूट क्या है कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्लेम करता है अपने अंदर में कि हमारा एरिया है। चाइना में उसका चाइनीज़ नाम भी कुछ वो लोग बोलता है। आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। रिजॉल्व गलवान का आपको केस मालूम है क्या हुआ था? रिजॉल्व ये हो सकता है कि फर्दर हम लोग एस्केलेट नहीं करेंगे। एस्केलेट मतलब हमारा आर्मी एग्रेसिव होकर बॉर्डर पर नहीं रहेगा, न चाइना का रहेगा नहीं हमारा रहेगा। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व होने वाला नहीं है। चाइना हमसे अधिक ताकतवर है, हमारे कंडीशन में बात नहीं करेगा। ठीक है, अब एक बात और होती है, उसमें यूएसए का नाम नहीं लिया जाता है। और बात क्या होती है? ट्रेड डेफिसिट कम करने का। मतलब जैसे हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड डेफिसिट प्लस में था, मतलब अमेरिका से जितना डॉलर का सामान मंगाते थे हम, उससे अधिक डॉलर का बेचते थे। मतलब हम लोग पॉजिटिव में थे, नफ़ा में थे। ठीक है, जैसे वो $100 से हम का मंगाते थे, $120 का हम लोग बेचते थे, $20 नफ़ा में था। चाइना के साथ भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ये नेगेटिव में है। ठीक है, अभी समस्या बहुत गंभीर है। अब इसको डेफिसिट को कम करना है। कैसे कम करना है? जब तक हम अपना सामान को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर चाइना हमको $100 का भेज रही है सामान, चाइना से हम $100 का खरीदते हैं और $80 का ही उसको भेज पाते हैं, तो $20 का आपको ऐसे ही कम भेज रहे हैं। तो उसको पूरा करने के लिए $20 का अधिक सामान भेजना पड़ेगा। नफ़ा में जाने के लिए $20 से अधिक का सामान उसको भेजना पड़ेगा। अभी समस्या ये है कि हम उसको भेजें क्या है। ठीक है, हमारे यहाँ खाने के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, कपड़ा, मशीनरी, केमिकल, ये सभी चाइना से आता है। ठीक है, हम उसको क्या भेजते हैं? वो कपड़ा भेजते हैं, जड़ी बूटी भेजते हैं, प्रीसियस जेम्स जो अमेरिका को भेजते हैं वहीं उसको भेजते हैं। ऐसा चीज़ भेजते हैं कि ऑलरेडी वो लोग अब खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है या बहुत सारा दुनिया में सप्लायर है। तो ये बड़ा समस्या है, ये कैसे होगा? तो ट्रेड डेफिसिट इंडिया का चाइना के साथ जो है उसमें हम नेगेटिव ही रहेंगे, कुछ नहीं हमारा होने वाला है उसमें। ठीक है, क्योंकि हम मैक्सिमम चीज़ खास करके हेवी इंडस्ट्रीज़ का जो चीज़ है वहाँ से मंगाते हैं, केमिकल मंगाते हैं, वो बढ़ेगा है। एक चीज़ हो सकता है जो कि हो भी रहा है कि चाइना अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग हब, चाइनीज़ कंपनी अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में लगाता है, जो कि बहुत लगा भी हुआ है, आपका रेलवेज़ में भी है, बहुत जगह है, तो वहाँ हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और वहाँ से हम अपना प्रोडक्ट जनरेट करके, अगर कोलैबोरेशन जैसे रसिया के साथ कोलैबोरेशन करके हम लोग ब्रह्मोस बनाते हैं, और ब्रह्मोस को हम लोग दूसरे कंट्री को भी एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि इस बार का जीडीपी में प्रोजेक्टेड भी था डिफेंस इक्विपमेंट का। तो उसी तरह चाइना के साथ अगर कोलैबोरेशन करते हैं, चाइनीज़ सामान को यहाँ बना के यहाँ से हम एक्सपोर्ट करें। ठीक है, चाइनीज़ कंपनी एक्सपोर्ट करे इंडिया से, मतलब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, एक वो हो सकता है। और अगर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन है, एज फॉर द एग्जांपल जो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, तो कुछ दिनों पहले, अभी क्या है मालूम नहीं, कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भेल एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है टरबाइन जनरेटर और ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो ऐसा हुआ था कि 500 मेगावाट से ऊपर का जो जनरेटर और टरबाइन वगैरह है, अगर इंडिया में कोई कंपनी बनाती है, पावर प्लांट एस्टेब्लिश करती है, तो भेल से लेना पड़ेगा वो। ठीक है, अब छोटा उससे 135 ऐसा ऐसा करके जो है छोटा वाला 270, ये सब आप मंगा सकते हैं बाहर से। ठीक है, तो 500 मेगावाट से ऊपर का इक्विपमेंट आपको भेल से लेना है,
और भेल का कहानी यह है कि वो इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करने में जो पार्ट लगता है ना, वो पार्ट कोई अमेरिका से मंगाता है, कोई जर्मनी से मंगाता है, कहीं कहीं से मंगा कर उसको असेंबल करता है। खाली वो जो ऊपर का केसिंग होता है इक्विपमेंट को ढकने वाला, वो अपने यहाँ बनाता है। वो भी मालूम नहीं बनाता है कि नहीं बनाता है, ये कहानी है। अब ऑर्डर दीजिए, अगर एक साथ में ये आप रख लो कि 10-20 जो है सो ऑर्डर पड़ गया, तो फिर उसको पूरा ही नहीं कर पाएगा, जबकि बहुत जगह उसका प्लांट है। ठीक है, लेकिन अब वही चीज़ अगर जब चाइना से आता है तो आप ऑर्डर दीजिए और तुरंत पूरा हो जाएगा। उसके पास रेडीमेड रखा हुआ है, हर कॉस्ट का रखा हुआ है। ठीक है, सपोज कीजिए कि 100 मेगावाट का सेट चाहिए आपको, टरबाइन का, जनरेटर का, तो 100 मेगावाट का अलग अलग कॉस्ट में भी बना हुआ है। कॉस्टली भी है, मतलब अच्छा क्वालिटी का भी है और लोअर क्वालिटी का भी है। हर तरह के कंट्री के लिए हर तरह का है। तो ये तो एग्जांपल है पावर प्लांट का, और में भी होगा। और भी जो इंडस्ट्री है, स्टील है, या आपको आप रख ले कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। जनरली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम लोग इक्विपमेंट जो है तो जर्मनी से मंगाते हैं। ठीक है, जो प्लाईवुड है, फर्नीचर है, ये सब बनाने का भी उसका इक्विपमेंट जर्मनी से मंगाते हैं। हेवी इंजीनियरिंग में अमेरिका से और चाइना से हम लोग मंगाते हैं, लेकिन अमेरिकन इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली होता है ना, इसीलिए चाइना को अधिक प्रेफर करते हैं। जितना भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज है उसमें अगर पता करेंगे तो सभी इक्विपमेंट चाइना का है। तो अब मुद्दे की बात में ये आता है कि चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट में इंडिया प्लस में आना मुश्किल है। क्या है कि एक टरबाइन मंगाते हो, मान लीजिए कि वो 130-135 मेगावाट का है, जनरेटर मंगाते हो जो 100 करोड़ 120 करोड़ आएगा, उसके लिए आपको कितना यहाँ से चमड़ा का जैकेट और जूता और कपड़ा सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ये। अब मेन है कि खाद्यान्न भी उसके पास बहुत होता है, चावल बहुत होता है उसके पास। ठीक है, सी कोस्ट बहुत बड़ा है, ईस्टर्न सी कोस्ट है ना, वहाँ से सी फूड भी मिल जाता है। तो अभी तो आने वाले समय में ऑफिसर्स एक दूसरे देश का आपस में बातचीत करेंगे, सब चीज़ होगा तो पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल ये ज़रूर कर सकते हैं कि फिर से जो बैन है चाइनीज़ गुड्स पर, है ना, तो बैन को ज़रा देख कर उसको बैन को खोलना है। दूसरा है कि अब यहाँ पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को लाना है चाइना के थ्रू। देखिए, जर्मन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, फ्रेंच उतना नहीं है। जितना भी गाड़ी का है, 4 व्हीलर है, जर्मन है। यहाँ से एक्सपोर्ट भी हम लोग करते हैं। रसिया से भी डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं। जो चाइना और अमेरिका से जो हमारे पास इक्विपमेंट्स आता है वो जनरली मैन्युफैक्चरिंग का होता है या प्रोडक्शन का होता है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना पड़ेगा ताकि इधर का ट्रेड डिफिसिट कम हो जाए चाइना के साथ, और हम उसको प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा समस्या क्या है कि चाइना के साथ जो ट्रेड है वो कभी कभी सिक्योरिटी थ्रेट में आ जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर एफिशिएंट इंजीनियर है तो उसको देख कर बातचीत करके वो सब चीज़ को ये कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। लेकिन ऐसे आप बैन लगा दिया अली बाबा एक्सप्रेस पर, कुछ भी पर, लेकिन सामान तो आप अभी भी चाइना से मंगाते हैं। अभी भी चाइना से, देखिए वो कंट्री अपना फाइटर जेट बनाता है, डुप्लीकेट करता है नहीं करता है अलग चीज़ है। फाइटर जेट बना रहा है, पैसेंजर जेट बना रहा है, एयरक्राफ्ट बना रहा है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि बाहर से नहीं मंगाता है, बाहर से मंगाता है। उसके यहाँ भी बोइंग बोइंग चलता है। अमेरिका उसको पार्ट देना बंद कर दिया था तो कई सारा बोइंग उसका ग्राउंडेड हो गया था, लेकिन उसके पास अपना भी पैसेंजर प्लेन है। तो चाइना के साथ अगर हम बिजनेस करते हैं और कोलेब्रेशन होता है इंडिया में इंडस्ट्री डालने के लिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, तो दोनों फ़ायदा होगा। जो इंजीनियर्स है, वर्कर है, उसको भी फ़ायदा होगा, और एक्सपोर्ट करके भारत उसमें कमा भी सकता है। अभी क्या है कि रेलवे में चाइना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चाइना है। अभी इनको चाइना को रोड एंड हाईवे में भी आना चाहिए,
और हेल्थ केयर में डायरेक्ट लाने का। हेल्थ केयर में बहुत सारा इक्विपमेंट हम लोग साउथ कोरिया, जर्मनी और चाइना के यूज करते हैं, इक्विपमेंट यूज करते हैं, ठीक है। छोटा छोटा डिवाइस बहुत सारा चाइनीज है। आप टेम्परेचर नापने के लिए है, सलाइन है, कैथेटर है, बहुत सारा चीज़ चाइनीज रहता है, ठीक है। तो हेल्थ केयर में भी उनको कहिए कि यहाँ पर हॉस्पिटल डालें विथ द कोलेबोरेशन ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर, है ना, भारतीय उद्योगपति के साथ मिलकर यहाँ पर हेल्थ केयर में रोड में है, उसके बाद से सैटेलाइट कम्युनिकेशन में है ना। लेकिन फिजिकल उसको यहीं पर करना पड़ेगा, यहाँ पर फिजिकली इंडस्ट्री डालने का, ताकि एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है। वर्ल्ड इस समय इस तरह का पोजीशन में है कि हमारे पास सभी चीज़ है। कहने का मतलब है कि अगर हमको भूख लगा हुआ है तो 100 ग्राम हम खाते हैं, कैपेसिटी है, तो हमारे पास 200 ग्राम अनाज पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर 5 मीटर कपड़ा से हमारा साल भर का काम चल जाता है, तो हमारे पास अभी 20 मीटर कपड़ा पड़ा हुआ है। इस लेवल में मतलब हमारे पास सभी चीज़ है ना, सभी चीज़ है। तो इनोवेशन के अलावा और कुछ नहीं है। इनोवेशन, इनोवेटिव आपको बनना पड़ेगा, और जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उसको और एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास राजधानी शताब्दी 100 से ऊपर स्पीड का था, आज हम लोग सेमी बुलेट ट्रेन मतलब उसको ऊपर बढ़ा रहा है। उसी तरह मान लीजिए स्टील प्लांट है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट मान लीजिए कि 10 मिलियन टन पर ईयर है, सपोज कीजिए। तो उसको क्या करें कि 10 मिलियन टन से वो 15 मिलियन टन हो जाए। अब उसमें ये भी देखना है एक नॉर्मली कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो कंजम्पशन कहाँ होगा, है ना। अपने कंट्री में भी कंजप्शन है, बाहर भी कंजप्शन है, ठीक है। अब ये तो निश्चित है कि जो सेल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन कॉस्ट से अधिक होना चाहिए, तभी प्रॉफिट होगा, ठीक है। आप अपने कंट्री के लिए जो बनाएंगे उसका स्पेसिफिकेशन कॉस्ट कुछ और रहेगा, जो एक्सपोर्ट करने के लिए बनाएंगे उसका कुछ और रहेगा। तो इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्कर्स जो है अफेक्टेड या प्रभावित जरूर होते हैं सब चीज़ से। लेकिन अभी जो मीटिंग हुआ है तो आउटकम इतना तेज़ नहीं आने वाला है। अभी ढूंढना पड़ेगा किस सेक्टर में जाए। कि म्यांमार वाला प्रोजेक्ट हमारा फंसा हुआ है, वहाँ पर म्यांमार में इंटरनली बहुत डिस्टर्बेंसेस हो गया है। हमारा जो उधर अफ़गानिस्तान में जो पोर्ट बन रही है, ईरान में जो पोर्ट बन रहा था, वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन एरेना खोजना पड़ेगा, जगह स्पेस खोजना पड़ेगा जहाँ एम्प्लॉयमेंट, इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्सपोर्ट करके हम पैसा अर्न कर सकें। हाँ, अब लेकिन अमेरिका का ये जो परेशानी है उसके कारण जो कांड हुआ या जो चीज़ हुआ, इससे गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लेसन मिला होगा। तो अभी इस चीज़ पर काम करेगा, भारत काम करेगा। जैसे सुपर कंप्यूटर एक समय में अमेरिका नहीं दिया, हमको जरूरी था रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वगैरह के लिए, हम लोग खुद अपना बनाए। और भी जैसे अभी कावेरी इंजन पर डिस्प्यूट चल रहा है, हमारा तेजस फाइटर प्लेन टेकअप नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको उस लाख इंजन नहीं मिल रहा है। अमेरिका बोला था देंगे लेकिन नहीं दे रहा है। तो हम लोग कावेरी इंजन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी बहुत परेशानी है। तो इस तरह का चलता रहेगा, इनोवेशन में आना पड़ेगा। पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है, अगर पॉपुलेशन का परसेंटेज ग्रोथ कंट्रोल भी है तब पर भी हम लोग लाखों में बढ़ते हैं। तो अपना रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। प्लस यूरोप को एक्सपोर्ट करने के लिए किसी एक देश को पकड़ के नहीं रखना है। किसी एक कंट्री को 100 रुपया का एक्सपोर्ट करने से अच्छा है कि 10 कंट्री को 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया ऐसा करके एक्सपोर्ट करें, ठीक है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, समझ जाइए, म्यूचुअल फंड में किसी फंड में आप पैसा लगाए, वो फंड का मैनेजर आपका पैसा जो है सो 10 कंपनी में इन्वेस्ट करता है, 10 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। ख़राब सिनेरियो में सोचिए कि वो 10 कंट्री में से 2 कंट्री बर्बाद हो गया और बंद हो गया, फिर भी म्यूचुअल फंड में पैसा आपका जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर वही रुपया जो है 100 रुपया अगर एक स्टॉक में लगाया, मतलब डायरेक्ट एक कंपनी में लगा दिए, और आप लगाने के पहले देखे नहीं कैसा कंपनी है, और कंपनी डूब गया तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। इजी वर्ड में समझ गए, ठीक है। फिर समझाते हैं, 100 रुपया इन्वेस्ट करने वाले हैं, अब दिमाग आपका चलता है, आपके पास दुकान है,
100 रुपया में 10 तरह का प्रोडक्ट ले आए, 4 रुपया का प्रोडक्ट, 5 रुपया का प्रोडक्ट, 6 रुपया का, अपने दुकान में लगा दिए, कस्टमर आएगा खरीदेगा, ठीक है। वो 10-20 प्रोडक्ट जो 100 रुपया में लाया उसमें से 4-5 नहीं बिका, बाकी बिका, जीरो नहीं हुआ। लेकिन वो 100 रुपया का एक ही प्रोडक्ट ले आके दुकान में रखा है और बिका ही नहीं, एक्सपायर कर गया है, आपका प्रोडक्ट हो गया जीरो। इसी तरह कंट्री का भी चलता है, ठीक है। हमारे पास अभी बजट आया कि हम इतना 1000 करोड़ रुपया जो है सो फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ से इंपोर्ट करेंगे या वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, ठीक है। तो वो जितना रुपया किसी एक कंट्री में नहीं लगाकर हमारा अफ्रीका के कुछ कंट्री में, एशिया का और छोटा छोटा कंट्री में, यूरोप में, ऐसा अलग अलग कंट्री में लगाएंगे तो कुछ कंट्री में फंसेगा, कुछ कंट्री से निकलेगा, ठीक है। आप देखते भी होंगे, कभी हम लोग बांग्लादेश को कुछ कर देते हैं, कभी श्रीलंका को कुछ कर देते हैं, कभी अफगानिस्तान को कुछ कर देते हैं। तो इस ढंग से आपको अपने जीवन में भी आपको बिजनेस करना है। तो उम्मीद है कि बहुत सारा चीज़ जो कंट्री का बिजनेस है उसको आपके लाइफ के बिजनेस के साथ रख के हम कंपेयर किए और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। जो इंजीनियर्स अभी पास आउट हो रहे हैं और जो इंजीनियर्स को अभी जॉब मिल गया है, काम कैसे करना है उसके लिए हमारा बैचेज स्टार्ट हो गया है। हम लोग इसमें एक जेन्युइन फीस 8 क्लासेस होगा, 4 वीक्स होगा, तो जेन्युइन फ़ी है 5000 का है 8 क्लासेस के लिए। इसमें हमारे पास 4 चैप्टर्स है जिसको हम आपको डील करेंगे 1 to 1। ड्राइंग का स्टडी करना है, स्टडी ऑफ ड्राइंग, उसके बाद सर्वे, लैंड सर्वे कैसे करना है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, एस्टीमेट कैसे करना है और जॉब को स्टार्ट कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है और हमने फैसला किया कि एक दिन में 4 1-to-1 क्लासेस हो गए, 4 घंटे, ठीक है। इससे अधिक नहीं होगा क्योंकि मेरे पास भी उतना समय नहीं है। संडे प्रायः संडे का दिन होगा, ज़रूरत पड़ेगा तो सैटरडे लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट में डालिए वीडियो कैसा लगता है, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। अगर ट्रेनिंग लेना है तो हमारे प्लेटफॉर्म पर आ जाना।